नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस बैच में। आज हम अमेरिकन पोएट शुरू कर रहे हैं आपके सिलेबस में। और अमेरिकन पोएट के लाइन में जो पोएट्स हैं वह हैं वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एमिली डिकिंसन। और इनमें आज हम सबसे पहले द ग्रेटेस्ट पोएट कह लीजिए आप अमेरिका, उनकी बात करेंगे। और द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अमेरिका जो है वो उनका नाम है वाल्ट विटमैन। नाम तो उनका था वाल्टर विटमैन। वाल्टर विटमैन उनका नाम था, लेकिन उनको वाल्ट विटमैन के नाम से जाना जाता है। राइट, पॉपुलरली उनको वाल्ट विटमैन कहा जाता है। वाल्ट विटमैन के बारे में पहला क्वेश्चन यही है कि वो कहाँ के पोएट हैं। तो इसका पहले का आंसर यही है कि ही इज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिका के पोएट हैं। और 19th सेंचुरी के पोएट हैं। 19वीं शताब्दी के 1819 में अमेरिका में जन्म होता है और पूरी सेंचुरी लगभग वो काम करते हैं और 1892 में उनकी डेथ होती है। 1819 में जन्म लेना और फिर 1892 में उनकी डेथ होती है। ये टाइम पीरियड है वाल्ट विटमैन का। वाल्ट विटमैन जाने के लिए इसलिए जाते हैं, वाल्ट विटमैन बेसिकली एक पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, एक जर्नलिस्ट के रूप में जाने जाते थे, और फिर उनको ट्रांसीडेंटलिस्ट के रूप में जाना गया है। ट्रांसीडेंटलिस्ट के रूप में उनको जाना गया है। ट्रांसीडेंटलिस्ट हैं वो, और ट्रांसीडेंटलिस्ट के साथ वो ह्यूमनिस्ट भी है। ह्यूमनिस्ट कौन होता है? ह्यूमनिस्ट उसको कहा जाता है जिसके जीवन में सबसे अहम रोल, सबसे अहम इंपॉर्टेंस इंसान की हो, इंसानियत की हो, और जो इंसान और इंसानियत के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए कार्य करता रहे, उसी को ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। और वाल्ट विटमैन ह्यूमनिस्ट थे, रियलिस्ट भी थे, और इनके साथ साथ वो ट्रांसीडेंटलिस्ट भी थे। ट्रांसीडेंटलिस्ट क्या होता है ये जान लेना थोड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा जरूरी जरूर है जान लेना कि ट्रांसीडेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ट्रांसीडेंटलिज्म एक फिलॉसफिकल मूवमेंट था जो 1820 और 1830 के बीच शुरू हुआ था। 1820s और 1830s के बीच एक दार्शनिक मूवमेंट, दार्शनिक आंदोलन था, फिलोसॉफिकल मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? न्यू इंग्लैंड में। न्यू इंग्लैंड अंग्रेजों वाला इंग्लैंड नहीं है, बल्कि न्यू इंग्लैंड अमेरिका का एक हिस्सा है, अमेरिका का एक पार्ट है। वहीं पर ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। और जो कोर इशू था जिस पर ये पूरा आंदोलन, पूरा मूवमेंट, दार्शनिक मूवमेंट, लड़ाई झगड़े वाला तो मूवमेंट होता नहीं है, ये रिवॉल्यूशन नहीं होता है, ये सिर्फ मूवमेंट होता है। जैसे गांधी जी मूवमेंट चलाते थे और जो गरम दल के लोग थे वो रिवॉल्यूशन चलाते थे। क्रांति नहीं है, ये मूवमेंट है जो लोगों को मूव करे, राइट, साइकोलॉजिकली मूव करे, फिजिकली मूव करे, मेंटली मूव करे, राइट, वो जो है मूवमेंट होता है। तो जो कोर बिलीफ था इस ट्रांसीडेंटलिस्ट थ्योरी के पीछे वो ये था, गुडनेस ऑफ पीपल एंड नेचर। इंसान की गुडनेस पर फोकस करना, इंसान के नेचर पर फोकस करना, और उस नेचर से अच्छी अच्छी चीजें समझना और समझाना, ये ट्रांसीडेंटल है। ट्रांस का मतलब ही होता है बियॉन्ड, जो इस पार की बात ना करके उस पार की बात करे, वो ट्रांसीडेंटल है। अ कोर बिलीफ ऑफ ट्रांसीडेंटलिस्ट्स जो थी वो थी
सेल्फ जो है गुडनेस ऑफ पीपल एंड नेचर। गुडनेस ऑफ पीपल एंड नेचर, इसी में पूरा कोर बिलीफ है ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट की। और जबकि पूरा समाज और उसकी संस्थाएं इंडिविजुअलिटी को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर चुकी थी, लोग अपना काम कर रहे थे, पीपल आर एट देयर बेस्ट व्हेन ट्रूली सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट जो है सेल्फ रिलायंस पर पूरा फोकस करता है, अपने आप पर भरोसा होना और इंडिपेंडेंस पर भरोसा करता है, स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस पर पूरा फोकस था ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट का। और अमेरिका में ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में फैला। जो ट्रांसीडेंटलिस्ट थे, मानने वाले थे, उन्होंने देखा कि डिवाइन एक्सपीरियंस इनहेरेंट इन द एवरीडे रादर देन बिलीविंग इन अ डिस्टेंट हेवन। जो दैवीय चीजें हैं वो आदमी के अनुभव में रोज होती हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस, देवी देवताओं का जो डिवाइन एक्सपीरियंस है, उसको रोज के कार्यकलाप में वो अंतर नहीं था, न कि वो बहुत दूर हेवन में पाया जाता है। ट्रांसीडेंटलिस्ट के लिए फिजिकल और स्पिरिचुअल फेनोमेना ऐसे था जैसे कि डायनामिक प्रोसेस हो रादर देन डिस्क्रीट एंटिटीज, राइट। जो रोज मिलती है, कोई बहुत पवित्र चीज नहीं है, रोज जिससे हम गो थ्रू होते हैं वही डिवाइन एक्सपीरियंस है, राइट। कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि जो ट्रांसीडेंटलिस्ट है वो इंपीरिकल थियोरी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने इसी बात को एम्फेसाइज किया कि सब्जेक्टिव इंट्यूशन होना चाहिए ओवर ऑब्जेक्टिव एम्पिरिसिज्म। ऑब्जेक्टिविटी पर नहीं, प्रैक्टिकलिटी पर बहुत भरोसा न करके सब्जेक्टिव पर भरोसा करिए, अपने खुद पर भरोसा करिए। उसी का नाम सेल्फ रिलायंस है, उसी का नाम सेल्फ इंडिपेंडेंस है, उसी को ट्रांसीडेंटलिस्ट कहा जाता है। और मिस्टर पोएट जो थे ये वाल्ट विटमैन, ही वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसीडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, इनकॉर्पोरेटिंग बोथ द व्यूज इन हिज पोएम्स। अपनी पोएम्स में उन्होंने रियलिज्म के और ट्रांसीडेंटलिज्म के दोनों के विचार बराबर ही शामिल किए हैं। मतलब यह है कि ना तो इधर के हैं ना तो उधर के हैं। और पोएट वही होता है, ग्रेट वही होता है जो बायस्ड ना हो, ना वो ट्रांसीडेंटलिस्ट से बायस्ड है ना वो रियलिज्म से बायस्ड है, बट ही इज समवेयर इन बिटवीन, जिसको हम मिडिल पाथ कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं। वाल्ट विटमैन वही मध्यम मार्गी है, राइट। दोनों के ही एक्सट्रीम पर नहीं है। ट्रांसीडेंटलिज्म पूरी तरीके से सब्जेक्टिव इंट्यूशन पर भरोसा करता है, पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस की एक्चुअली जो थियोरी थी, ये जो सबसे बड़े वाले ट्रांसीडेंटलिस्ट थे थॉरो, राइट, हेनरी डेविड थॉरो, वहां से आना शुरू हुआ था। और उसके बाद वाल्ट विटमैन का जन्म लिटरेरी पेज पर, लिटरेरी सिनारियो में होता है। क्लियर। वाल्ट विटमैन के अगर हम पोएट के रूप में बात करें तो वाल्ट विटमैन के पास जो क्रेडिट है एज अ पोएट, वो उनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है वाल्ट विटमैन को? फादर ऑफ फ्री वर्स। अब फ्री वर्स आपको कई बार बता चुका हूं कि फ्री वर्स एक्चुअल में होता क्या है। वर्स का मतलब तो पोएट्री है, इसको आप बेहतर समझते ही हैं। और फ्री वर्स वो वर्स होता है जहां पर राइम और रिदम की
कोई स्ट्रिक्टनेस ना हो कि नहीं बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, टर्जा राइमा में ही लिखना है, या क्वाट्रेन में लिखना है, या फिर जो है आपको हेक्सामीटर में लिखना है, या पेंटामीटर में लिखना है, या हीरोइक कपलेट में लिखना है। ऐसी कोई बाध्यता जब ना हो, बिल्कुल वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो कि जिसको भी चाहे उसमें लिखे या किसी में ना लिखे, उसी को फ्री वर्स कहा जाता है। मतलब ऐसा वर्स पैटर्न जो किसी एक सेट फार्मूले पर फिक्स्ड नहीं होता, उसको फ्री वर्स कहा जाता है। वो स्वच्छंद होता है, राइट, वो स्वच्छंद होता है जहां पर सब कुछ फ्री हो। और वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, राइट। और इसके बाद इन्हीं के एक कंटेम्पररी पोएट तो नहीं, इनके बाद के एक पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उन्होंने इस फ्री वर्स को कहा है कि फ्री वर्स में लिखना तो वैसा ही है जैसे बिना नेट के टेनिस खेलना, राइट, प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। कहीं पर भी आप मारते रहिए, कहीं पर आप फाउल नहीं होंगे और कहीं पर आप अंडर द नेट भी नहीं होंगे। क्लियर? तो इस टाइप का जो फॉर्म है उसी को फ्री वर्स कहा जाता है, और मिस्टर वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स। अगर हम इनके पोएट्री की बात करें, इनके वर्क की बात करें, तो इनका जो सबसे पॉपुलर और फेमस वर्क था उसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियां। और ये उनका एक ऐसा पोएटिक वॉल्यूम है जिस पर पूरी जिंदगी वो काम करते रहे, पूरी लाइफ उस पर काम करते रहे। सबसे पहला एडिशन लीव्स ऑफ द ग्रास का 1850 में आता है, और उसके बाद लास्ट एडिशन 1892 में आता है, जिसको डेथ बेड एडिशन कहा जाता है, राइट। डेथ बेड एडिशन जिसको कहा जाता है, जब वो अपनी मृत्यु शैया पर थे तब तक वो लीव्स ऑफ द ग्रास में पोयम्स लिखते रहे और उसको मॉडिफाई करते रहे, पूरे लाइफ को इसी पर काम करते रहे, लीव्स ऑफ द ग्रास पर, राइट, घास के पत्तों पर वो पूरी जिंदगी, राइट। और ये ऐसा वॉल्यूम था जिसको ऑब्सीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओवर सेंसुअलिटी के लिए जाना जाता है। ऑब्सीन का मतलब होता है कि इट हैज सेक्सुअल रेफरेंसेस, राइट, अब्यूसिव रेफरेंसेस भी इसके पास हैं इसमें जो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको ऑब्सीन कहा जाता है। और इसी में एक सेक्शन है जिसके वजह से वाल्ट विटमैन को के ऊपर होमोसेक्सुअलिटी का भी आरोप लगता रहा है, राइट। विटमैन्स ओन लाइफ केम अंडर स्क्रूटिनी फॉर हिज प्रिज्यूम्ड होमोसेक्सुअलिटी, राइट। तो ये सब उनके व्यक्तिगत की बातें हैं, ये सब उनकी पर्सनल बातें हैं। जो पोयम हमारे सिलेबस में उनकी प्रिस्क्राइब्ड है वो पोयम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसको 12th के बच्चे, उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने 12th में ही वो शायद पोयम पढ़ा है, और सीबीएसई में तो शायद 10th में ही वो पोयम है। एक्चुअली जब वाल्ट विटमैन अपने करियर के पीक पर थे तब जो है अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर गृह युद्ध होता है, और उस सिविल वॉर में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हो गया था, अब्राहम लिंकन का मर्डर हो गया था सिविल वॉर में। और अब्राहम लिंकन का जब मर्डर हुआ उसके बाद वाल्ट विटमैन ने एलिजी लिखी थी, और एक नहीं कई सारी एलिजीज थी, और उसी एलिजी में एक का नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन, और दूसरे का नाम है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड। ओ कैप्टन माय कैप्टन, और
ये when lilacs last in the dooryard bloomed, ये उनकी एलिजी है, राइट। when lilacs last in the dooryard bloom, or apart from these elegies, he also gave a series of lectures. After a stroke towards the end of his life, Whitman moved to Camden, New Jersey, where his health further declined, and when he died at the age of 72, his funeral was a public event, right? During the American Civil War, he went to Washington DC and worked in hospitals caring for the wounded, right? सिविल वार के दौरान वाशिंगटन ही चले गए और उस समय जो घायल लोग होते थे उनकी जो हीलिंग का काम करते थे, उनकी नर्सिंग का काम करते थे। और यही खासियत होती है आज जो है अमेरिकन्स की, यूरोपियंस की, कि वो वार के समय सब लोग यूनाइट होते हैं और सब एक दूसरे अपने अपने काम में जो कर सकता है उसी में पूरी तरीके से लग जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री। तब वहां पर कोई भी पराया नहीं, सब अपना ही हो जाता है। तो सिविल वार के समय वाल्ट विचमैन भी वाशिंगटन डीसी पहुंचे और वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज अ नर्स, राइट, अटेंडेंट के रूप में, और वहां पे लोगों का इलाज करना शुरू कर दिए। और पोएट्री लिखना बंद नहीं किए, लेकिन हिज पोएट्री जो है ऑफन फोकस्ड ऑन बोथ लॉस एंड हीलिंग, दोनों पर उन्होंने पोएम भी लिखा है जो ह्यूमन लाइफ का नुकसान है और जो हीलिंग है, दोनों पर काम करते हैं। एंड ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, whom Whitman greatly admired, he wrote his well-known poem "O Captain, My Captain." तो ओ कैप्टन माई कैप्टन, पहला क्वेश्चन यही है कि ये एलिजी तो है। अब पहले क्वेश्चन ये आपको अब आप जान लीजिए कि द पोएम इज एन एलिजी, और किस पर एलिजी है? तो द पोएम इज एलिजी ऑन अब्राहम लिंकन। Poem is an elegy on the American president Abraham Lincoln, right? और कब लिखा गया था इस पोएम को? जब उनकी डेथ हुई, और डेथ कब हुई? 1865 में। 1865 में अब्राहम की डेथ के बाद उन्होंने इस एलिजी को लिखा था, राइट? एंड ये जो पोएम है, द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉज मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। और इसके अलावा भी उन्होंने, हमने आपको बताया कि एलिजीज लिखी थी, जैसे व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, हश्ड बी द कैंप्स टुडे एंड द डस्ट वाज वंस द मैन। और इट इज वन ऑफ द 4 पोएम्स रिटन बाय विचमैन अबाउट द डेथ ऑफ लिंकन। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, Whitman moved to Washington DC, where he worked for the government and volunteered at hospitals. Although he never met Lincoln, Whitman felt a connection to him and was greatly moved by Lincoln's assassination. My Captain was first published in the Saturday Press on November 4, 1865. Right? किस जर्नल में पब्लिश हुई थी? नाम था उसका द सैटरडे प्रेस। द सैटरडे प्रेस जर्नल का नाम था, और उसी में 4 नवंबर 1865 को यह पोयम पब्लिश हुई थी। ऑन नवंबर 4, 1865 को यह पोयम पहली बार लाइट में आई थी, पहली बार पब्लिश हुई थी, राइट? 1865 में 4 नवंबर 1865 को। और उसके बाद उनका एक पोयम था सीक्वल टू ड्रम टैप्स, में वो पोयम पब्लिश हुई थी। और बाद में ये पोयम फिर से जो है लीव्स ऑफ द ग्रास का ही हिस्सा बनी। लीव्स ऑफ द ग्रास, जहां उनकी सारी पोएम्स छपती थी, वहां पर जाकर के फिर पब्लिश की गई।
राइट। विटमैन ने एक पोएट के रूप में अपना रिप्यूटेशन 1850 और 1860 के बीच में स्थापित कर लिया था, और खास करके तब जब 1855 में उनका वर्क लीव्स ऑफ द ग्रास पहली बार पब्लिश होता है। विटमैन एक एपिक लिखना चाहते थे अमेरिका पर, और इसीलिए उन्होंने फ्री वर्स को डेवलप किया था कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से उस पोएम को लिखेंगे, राइट। और वो एपिक जो थी वो उनकी अमेरिका जो है लीव्स ऑफ द ग्रास के नाम से जानी जानी थी। और जब सिविल वॉर शुरू होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, विटमैन वहां से लंदन आ गए, जहां पर उन्होंने कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन किया, और जो है आर्मी पे मास्टर्स ऑफिस में इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया, और उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स में इन्होंने काम करना वहां शुरू किया, और फिर आर्मी के हॉस्पिटल्स में इन्होंने खुद वॉलंटियर किया जा करके, राइट, खुद से कहा कि मैं काम कर सकता हूं हॉस्पिटल में, और वहां पर वो काम भी उन्होंने किया है। विटमैन के जो भाई थे, राइट, यूनियन आर्मी सोल्जर थे, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है विटमैन उनका नाम था, वो जेल में बंद हो गए थे 1864 में, और फिर 5 महीने तक वो लिबी प्रिजन में बंद रहे। 24 फरवरी 1865 को जॉर्ज को रिलीज कर दिया गया टू रिटर्न होम बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, एंड विटमैन ट्रेवल्ड टू हिज मदर्स होम इन न्यूयॉर्क टू विजिट हिज ब्रदर। आइए पोएम पर आते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन अपने आप में ही एक फिगर ऑफ स्पीच है, और ये एक डेड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं। और ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जहां पर हम किसी नॉन लिविंग एंटिटी को एड्रेस करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसी को एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। तो जो टाइटल में फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रोफी है। राइट, टाइटल में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रोफी है। बहुत बड़ी तो पोएम नहीं है, लेकिन फेमस बहुत है। शुरू कहां से होती है? ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर fearful trip is done. Our fearful trip is done means our life जो है वो अब खत्म हो गई है। The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near. The bells I hear. The people all exulting while follow eyes the steady keel. The vessel grim and daring, but oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen, cold and dead. My captain अब्राहम लिंकन है, और अब्राहम लिंकन की तुलना एक शिप से की गई है, ऐसे शिप से की गई है जो पूरे अमेरिका को ले जा रहा था, जो पूरे अमेरिका को खींच रहा था, लेकिन अब वो खुद मर चुका है, और अब वो एक जहाज पर खुद पड़ा हुआ है, डेक पर पड़ा हुआ है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। उठिए, खड़े हो जाइए, जाग जाइए, और बेल की आवाज को आप फिर से सुनिए। राइज अप, क्यों जागिए? फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए झंडा, फ्लैग जो है वो लहरा रहा है। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, बिगुल भी बज रहा है आपके लिए। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबेंडरेट्स, आपके लिए बुके और आपके लिए फूलों की मालाएं इंतजार कर रही हैं। फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, हियर कैप्टन, डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड। राइट, ये हमारा जो हाथ है
वो आपके हेड के नीचे है। आप उठिए, आप जागिए और देखिए सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। आपको क्या हुआ है? यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडे पड़ गए हैं आप, आपकी मृत्यु हो गई है। माई कैप्टन डजंट आंसर, बुलाता है वो, बताता है सारी बातें, लेकिन कहता है कि जो मेरा कैप्टन है वो जवाब नहीं देता है। माई कैप्टन डजंट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, होठ पीले पड़ गए हैं, रुक गए हैं, वो मूवमेंट नहीं है। माई फादर डजंट फील माई आर्म, मेरा हाथ तो उसके सिर के नीचे है, लेकिन वो उसको फील नहीं कर पा रहा है, वो महसूस नहीं कर पा रहा है। He has no pulse nor will, उसका जीवन नहीं बचा है, उसके अंदर इच्छा नहीं बची है। The ship is anchored safe and sound, शिप जो है, अमेरिका जो है, वो एंकरिंग उसकी जिसने किया है, अब उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done, इसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। From fearful trip, the victor ship comes in with object one. Exult, O shores, and ring, O bells. But I, with mournful tread, walk the deck. My captain lies fallen, cold and dead. मैं तो अपने पैरों से चल करके वहां जा रहा हूं जहां पर हमारा कैप्टन पड़ा हुआ है, जहां पर हमारा कैप्टन लेटा हुआ है और उसकी डेथ हो चुकी है। कोल्ड हो गया है वो, उसमें लाइफ नहीं बची है, कोल्डनेस आ गई है, और मैं उसी के पास जा रहा हूं, उसी का इंतजार कर रहा हूं, उसी के पास जाऊंगा। ये इतनी ही छोटी सी पोएम थी, इतनी ही छोटी सी एलिजी ओ कैप्टन माय कैप्टन की। कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलिजी रिटन बाय वाल्ट विटमैन in 1865 to commemorate the death of Abraham Lincoln. यहीं से क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्म ऑफ द पोयम, किस फॉर्म में है? तो उसका आंसर है इट इज एन एलिजी। हु रोट ओ कैप्टन माय कैप्टन, आंसर है जो है वाल्ट विटमैन। थर्ड क्वेश्चन है ऑन हुज डेथ द पोयम वाज रिटन, उसका आंसर है अब्राहम लिंकन। व्हेन वाज द पोयम रिटन, तो उसका आंसर है इन 1865। यही क्वेश्चंस हैं उसके। पब्लिश कब हुई थी पहली बार? तो सैटरडे प्रेस में पहली बार 1865 में ही पब्लिश हुई थी एक अखबार में। और उसके बाद किस बुक में छपी? तो उस बुक का नाम था सीक्वल टू ड्रम टैप्स। सीक्वल टू ड्रम टैप्स जो है एक वॉर पोयम का, ऐसी पोयम जो वॉर से रिलेटेड थी, उन्हीं का कलेक्शन था। सीक्वल टू ड्रम टैप्स 1865 में ये सीक्वल टू ड्रम टैप्स भी पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ विटमैन्स पोएम्स इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। द पोएम is perhaps Whitman's most famous, which is ironic, since it is far more conventional in meter, form and subject than much of Whitman's other work. Although some critics have suggested that Whitman regretted ever writing "O Captain, My Captain," it undeniably captured the mood of a nation in mourning and has remained one of Whitman's most loved and most beloved poems. Right? कुछ critics का ये भी कहना है कि विटमैन ने जब ये पोएम लिखी तो
दुखी भी थे कि हमें ये पोयम नहीं लिखना चाहिए था। ये क्रिटिक्स का मानना है, कहीं से कोई लिंक उनको जरूर उपलब्ध हुआ होगा, बट ये उनकी सबसे लव्ड और सबसे फेमस पोयम है। एक बार फिर समरी आपको बताता हूं, ठीक है, एक बार इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट रह जाए। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर हार्ड जर्नी इज ओवर, द शिप हैज सर्वाइव्ड every storm and we have won the prize we have been fighting for। हम वो जीत भी गए हैं जो हम जीतना चाहते थे, जिसके लिए हम लड़ना चाहते थे, सारा जिसके लिए हम लड़ रहे थे, सारा तूफान भी अब बीत गया है। पोर्ट बंद हो गया है, द पोर्ट इज क्लोज बाई एंड आई हियर बेल्स रिंगिंग एंड पीपल सेलिब्रेटिंग। ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि लोग हमारी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ऑल देयर आईज आर ऑन दी स्टेडी शिप दैट बोल्ड एंड ब्रेव वेसल। सबकी निगाहें उस शिप का इंतजार कर रही हैं, उस जहाज का इंतजार कर रही हैं। लेकिन ये क्या हुआ? बट ओह my heart, oh, look at the drops of blood on the deck where my captain is lying cold and dead। उस जहाज के डेक पर तो देखिए जहां पर हमारा कैप्टन ठंडा पड़ा हुआ है और मृत पड़ा हुआ है। एक तरफ तो एक्सटेसी का मूड है, एक तरफ तो सेलिब्रेशन का मूड है, हमने सारी बाधाएं पार कर ली हैं, और एक तरफ हमारा कैप्टन ही नहीं रहा, वो डेड हो गया है, वो ठंडा पड़ गया है। ओह कैप्टन, माय कैप्टन। अगले स्टेंजा में कहता है गेट अप एंड लिसन टू अस, लिसन टू द बेल्स। बेल की आवाज को सुनिए, उठिए, खड़े हो जाइए। दे आर वेविंग द फ्लैग फॉर यू, आपके लिए झंडा लहराया जा रहा है। They are playing the बिगुल for you, आपके लिए बिगुल बजाया जा रहा है। They have brought, क्या लेकर के आए हैं वो? बुकेज लाए हैं, wreaths of flowers लाए हैं, wreaths with ribbons for you, आपके लिए अलग अलग टाइप की गिफ्ट लाए हैं। All swaying crowd is calling for you, सब के सब आपको बुला रहे हैं। एंड ऑल द पीपल आर ईगर टू फेस यू, आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। हियर कैप्टन, माय डियर कैप्टन, सुनिए। आई विल पुट माई आर्म अंडर योर हेड, आई मस्ट बी ड्रीमिंग ऑन द डेक, You are lying cold and dead। मैं अपना सहारा देने के लिए भी तैयार हूं, आपको बचाने के लिए, लेकिन अब बचा नहीं सकता। कैप्टन कोई आंसर नहीं दे रहा है। माय कैप्टन isn't answering, his lips are pale and unmoving, स्टिल हो गए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। He has no pulse, he has no consciousness, the ship has anchored safely and its journey is over। After this hard journey, the victorious ship has returned with its prize। Let the crowds celebrate and the bells ring। घंटी बजने दो, क्राउड को सेलिब्रेट करने दो। आई स्लोली एंड सैडली वॉक अक्रॉस द डेक वेयर माई कैप्टन इज लाइंग कोल्ड एंड डेड। मैं धीरे धीरे जाऊंगा वहां तक जहां पर हमारा कप्तान जो है वो लेटा हुआ है, जहां पर हमारा कप्तान ठंडा पड़ गया है,
पड़ा हुआ है, मैं वहीं पर जाऊंगा। इवन द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन celebrates the end of American Civil War. It is also an elegy on the President of America, Abraham Lincoln. Victory and loss are both closely intertwined throughout the poem by the poet Whitman. On the one hand, the morning is tempered with joyful reminders, और वो joyful reminder क्या है कि the war has been won, युद्ध जीत लिया गया है. Its celebration on the other hand are haunted by melancholy. In this sense, Whitman's poem illuminates the lingering pain and the trauma of losses sustained in war, as well as the impossibility of ever separating the triumph of victory from its human costs. बिल्कुल वही बात है जैसे इंडिया में आप जानते हैं, गढ़ आया पर सिंह गया. युद्ध अमेरिका ने जीत लिया है, लेकिन जो अमेरिका का सिंह है, अमेरिका का जो सिंह था अब्राहम लिंकन, वो चला गया है. युद्ध जीता है और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है कि हमने अपने डियरेस्ट कैप्टन, जिसको कि पोएट फादर कह के एड्रेस करता है, फादर कह के संबोधित करता है, वो चला गया है इस दुनिया से, अब नहीं है. तो जो सेलिब्रेशन है वो इस तरीके से haunted by the melancholic mood of America because of the death of their beloved leader, beloved president Abraham Lincoln. और पोएम उन्हीं दोनों मूड को एक साथ इंटरलिंक करती है, इंटरट्वाइन करती है. हैप्पीनेस को, जो सेलिब्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द विक्ट्री, और दूसरी तरफ जो ग्रीफ है, जो सैडनेस है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, दोनों को मिक्स किया गया है इस पोयम में. अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम अगले पोएट की तरफ मूव करते हैं, अगली पोएट की तरफ चलते हैं. अगली जो पोएट है एमिली डिकिंसन, उसकी पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. Success is counted sweetest. It is a lyric poem of 12 lines. 4 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं और रिटन बाय एमिली डिकिंसन. written by Emily Dickinson in 1859.
और पब्लिश हुई 1864 में, और 1864 में एनोनिमस छपी थी। एनोनिमसली छपी थी, मतलब द पोएट, जो पोयम है, इट डिडेंट बियर द नेम ऑफ द पोइटेस, उसका नाम यहां पर जो है नहीं लिखा हुआ था, बिना उसके नाम के पोयम छप गई थी। द पोयम यूजेस द इमेज ऑफ अ विक्टोरियस आर्मी एंड वन डाइंग वॉरियर टू सजेस्ट दैट only one who had suffered defeat can understand success। जिसने सफर किया है सिर्फ वही सक्सेस को समझ सकता है। द पोएम कैसी इमेज को यूज, इमेज ऑफ अ विक्टोरियस आर्मी, और एक डाइंग वॉरियर है, और वो क्या सजेस्ट करता है कि सफलता की कीमत तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने सफलता के लिए मेहनत किया हो, जिसने सफर किया हो, वही सफलता की कीमत जान सकता है। और उसी पर पोएम है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस स्वीटेस्ट है, लेकिन किसके लिए? जिसने सफलता का प्रयास किया हो, राइट, जिसने मेहनत किया हो। ओनली वन हु हैज सफर्ड डिफीट कैन टेस्ट द सक्सेस, राइट, कैन अंडरस्टैंड सक्सेस। छोटी सी पोएम है, पढ़ के सुनाता हूं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। जो हमेशा फेल होते रहते हैं उनको बहुत मजा आता है जब वो सुनते हैं सक्सेस उनके लिए, सफलता जो है सुकून देती है, राइट। जो फेल होते रहते हैं और जो लगातार पास होते रहते हैं उनके लिए भी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। टू कंप्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सॉरेस्ट नीड। और फिर कहती है पोएट कि अगर आपको नेक्टर को समझना हो तो आपको नेक्टर की जब जरूरत होगी तभी समझ आएगा, अदरवाइज नेक्टर भी समझ में नहीं आता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट who took the flag today can tell the definition so clear of victory as he defeated। कोई भी कितना बड़ा झंडा लेकर के चले उसे सफलता की कीमत नहीं पता होती। कीमत किसको पता होती है? कहती है as he defeated, जिसने हार गया है, जो dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear। जो उसकी डेथ हो गई है लड़ते लड़ते, और जिसकी डेथ हुई है लड़ते लड़ते, उसकी तो पूरी बात ही अलग है। As he defeated, dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear। इतनी ही बड़ी पोयम है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। फिर से समरी एक बार समझिए। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, पीपल हु ऑलवेज फेल आर द वंस हु अप्रिशिएट सक्सेस द मोस्ट। पीपल हु ऑलवेज फेल आर द वंस who appreciate success the most। To truly value something sweet like success,
you have to really need it. नेक्टर क्या होता है? नेक्टर फूलों में पाया जाता है। आप बायोलॉजी में जाएं तो नेक्टर का हिंदी में क्या कहते हैं तो नहीं जानता, पराग कहते हैं। पराग कण जो होता है ना, शायद वो फूलों में पाया जाता है। क्लियर? तो सक्सेस किसको आज है पता चलती है? टू ट्रूली वैल्यू समथिंग स्वीट लाइक सक्सेस, यू हैव टू रियली नीड इट. Not a single soldier in the army that won the battle today has as the clear and understanding of the meaning of victory as does a dying soldier from the opposing army. दूसरे आर्मी का जो सोल्जर लड़ रहा था और वो मर भी रहा है, मर भी गया है, उसको सक्सेस की कीमत पता है। आप तो जीते हैं तो आपको सक्सेस की कीमत उतनी नहीं पता होगी। To this dying soldier's ears the distant sound of celebration ring out painfully clear. और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं लेकिन जो मर रहा है ना, उसके कान में आपकी आवाज गूंज रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पेनफुल लग रहा है उसको आपका सेलिब्रेशन भी। इसलिए आप सेलिब्रेशन करिए, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप सेलिब्रेशन करिए और ये भी देखिए कि इस युद्ध को आपने जीतने के लिए कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उसके लिए भी विक्ट्री की कोई वैल्यू थी, बट ही कुड नॉट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ओनली बाय दोज हु हैज ऑलवेज बीन डिफीटेड, जो हमेशा से हारता रहा है और आज जीत है। एमिली डिकिंसन की जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट आर्ग्यूज दैट सक्सेस इज वैल्यूड मोस्ट बाय दोज, जिसके द्वारा हु हैव इट लीस्ट, जिसके पास सबसे कम सफलता मिलती है, कभी कभी मिलती है, वही उसका बखान करता है। इन दिस सेंस कहना क्या चाहती हैं वो कि सक्सेस इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। एक आदमी सुखी है और एक आदमी उसी लिए दुखी भी है। सक्सेस इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। द मोर सक्सेसफुल यू आर, द लेस यू अप्रिशिएट दैट सक्सेस एंड वाइस वर्सा। जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो उतना खुश नहीं होता जितना जिसका नहीं होता है वो दुखी रहता है। जो दुखी रहता है वो खाना भी नहीं खा पाता बेचारा, किसी के सामने फेस भी नहीं दिखा पाता, उसके लिए सक्सेस की वैल्यू ज्यादा है। और जिसकी नौकरी लग गई है उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं रह गई। इसीलिए पोएटेस कहती है कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, इट इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स की तरह ही होती है। द डिजायर फॉर सक्सेस इज दस स्ट्रॉन्गेस्ट इन दोज हु नीड इट मोस्ट, राइट? लाइक द डाइंग सोल्जर हु कैन हियर द सेलिब्रेशन ऑफ हिज एनिमीज और ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग इवन ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ। डिजायर क्या है? डिजायर को डिफाइन किया है, desire is defined by a sense of lack, of not having something. Desire is a sense of lack, of not having something. कोई चीज ना होना जिंदगी में, यही डिजायर है। It follows that less likely success is to come to someone, the more intentionally they will desire it. The use of sweetest and nectar in the first stanza further draw a line, a link between success and desire, as though success is something deliciously luxurious to those who don't have it. Indeed, the metaphor in the second half of this stanza suggests that this paradoxical relationship between success and valuing success is ingrained in nature itself. Clear? तो इतनी सी पोएम थी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन and joining me. In the next class we will talk about another poet, Robert Frost. Thank you. Good luck.